हेलो, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 19 जुलाई और आज हम लोग 19 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कोई भी न्यू वीडियो जाता है दोस्तों तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ से ऑन करके आप तुरंत वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ओपन करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर डेली के करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो है दोस्तों वो यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा सा एक की नोट आप लोग बना सकते हैं दोस्तों, जिसकी चर्चा हमने कल किया था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, भारत और इजराइल ने से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो किससे निपटने में, तो वो है दोस्तों साइबर अपराध से निपटने में दोस्तों। कि हम जानते हैं कि इस महामारी के बाद दोस्तों लोग जो है वर्क फ्रॉम होम घर से ही कार्य कर रहे हैं, यानी डिजिटल वर्क बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो इसलिए साइबर अटैक की भी जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों। तो इसी पर भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय INCD के महानिदेशक और इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पूरे विश्व में दोस्तों कोविड-19 महामारी ने कार्य की जो प्रकृति है उसको बदल दिया है और कर्मचारियों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है। घर से काम करना अब तेज़ी से गति पकड़ रहा है। दुनिया भर में साइबर हमलों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 11वां। तो भारत 11वें नंबर पर है। भारत में पाए जाने वाले जो स्थानीय साइबर खतरों की संख्या है वो 40 लाख है दोस्तों। भारत में ही जो स्थानीय साइबर खतरों की संख्या है वही 40 लाख है, बाकी आप विदेशी छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसी साइबर खतरों से निपटने के लिए दोस्तों भारत और इजराइल ने सहयोग विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल की थोड़ी सी बात करें दोस्तों तो इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों, यरूशलेम। जो पॉपुलेशन है वहाँ 88.8 लाख है दोस्तों 2018 वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। प्राइम जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत फेमस हैं, आप जानते होंगे। करेंसी जो है वहाँ की वो क्या है दोस्तों, इजरायली शेकेल, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैप पर देखते हैं। तो यहाँ मैप पर ये जो दिख रहा है दोस्तों ये क्या है, इजराइल है, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल ये क्या है, यरूशलेम, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न जो आज का है दोस्तों हमारा कि फीफा विश्व कप 2022 में आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों ये बताना है। तो अब की बार का जो फीफा विश्व कप 2022 होगा वो कतर में आयोजित किया जाएगा, जैसे कि आपको याद रखना है। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा, इसलिए इसको आपको ज़रूर याद रखना है। अब ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि पहला विश्व कप है, ठीक है। अभी और आगे आएगा बताते हैं कि यह मुस्लिम बहुल देश में भी पहला टूर्नामेंट होगा, ठीक है। तो अरब विश्व में आयोजित होने वाला ये पहला विश्व कप होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि यह मुस्लिम बहुल देश में भी पहला टूर्नामेंट होगा, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए। विश्व कप में कुल 32 टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर के बीच निर्धारित किया गया है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है। और अगला जो एक पॉइंट और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो ये कि भारत ने अभी तक फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि भारत ने अभी तक किस विश्व कप में भाग नहीं लिया, 2 3 4 ऑप्शन दे सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखने हैं।
आइए दोस्तों फीफा के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो गियानी इन्फैंटिनो, जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस, और जो फाउंडेड किया गया था, स्थापना की गई थी दोस्तों इसकी 21 मई 1904 में। ठीक, इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है, बाकी और छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर, किस योजना को वंदे भारत मिशन का नया अवतार कहा जाता है? तो वंदे भारत मिशन का नया अवतार क्या है दोस्तों? एयर बबल। तो एयर बबल शब्द कोविड-19 महामारी के दौरान बनाया गया था। यह दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आ जाए एयर बबल क्या है, तो दुनिया में विशिष्ट क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को संदर्भित करता है, जहां लोग कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बीच जहां कोविड-19 को समान स्तर पर समाहित किया गया है। इस योजना को विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के नए अवतार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस योजना की मदद से अब तक 70,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। भारत ने हाल ही में इन एयर बबल जोन में राज्य संचालित उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। तो ये है दोस्तों एयर बबल। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है दोस्तों श्रीपद येसो नाइक ने। श्रीपद येसो नाइक ने दिल्ली में एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देना। वेबिनार को तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर यानी कि TDPC, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स FIDM और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII द्वारा संयुक्त रूप से दोस्तों आयोजित किया गया है। सम्मेलन ने भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक $70 अरब तक पहुंचने के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली की जो एरिया है वो कुल मिलाकर के 1484 किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन दिल्ली की 1.9 करोड़ है। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, ये हैं दोस्तों कौन? श्रीपद येसो नाइक। मैप में अगर आप देखें दोस्तों तो ये जो बाउंड्री दिख रही है ये है दिल्ली, इस तरफ नोएडा, इस तरफ गुरुग्राम, इस तरफ मेरठ, इस तरफ सोनीपत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर कि सूरीनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों। तो भारतीय मूल के पुलिस प्रमुख चंद्रिका प्रसाद संतोखी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रह चुके प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी यानी PRP के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व सैन्य तानाशाह देशी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम NPF देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी दोस्तों। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इन्होंने नीदरलैंड में एक पुलिस अकादमी में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में वह सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने। वर्ष 2005 में उन्होंने पहले के प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया था दोस्तों। ठीक है, तो सूरीनाम की अगर बात करें दोस्तों तो प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? चंद्रिका संतोखी, आपको बताया ही गया। कैपिटल क्या है दोस्तों? पैरामरीबो। और पॉपुलेशन क्या है? 5.76 लाख। करेंसी क्या है दोस्तों वहाँ की? सूरीनामी डॉलर। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डच है दोस्तों। आइए मैप पर अब हम लोग सूरीनाम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों मैप पर जो दिख रहा है ये सूरीनाम। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आप जाएंगे तो यहाँ पर सूरीनाम दिखेगा। इसके लेफ्ट साइड में ये गुयाना है और राइट साइड में फ्रेंच गुयाना है।
फ्रेंच गुयाना का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे जब भी कोई उपग्रह प्रक्षेपण करना होता है तो। फ्रेंच गुयाना ये दोस्तों यूरोप का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है और बहुत ही अच्छा है, जिसको आप बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग पता कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, द टैंग्राम्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? लिखी गई है दोस्तों पेमा खांडू के द्वारा। पेमा खांडू कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने द टैंग्राम्स एन ethno-linguistic study of the critically endangered group of अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश के गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषा समुदाय पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कुंगिंग गांव में स्थित है। तो मेन रूप से जो आपका पॉइंट है यही है कि ये जो पुस्तक है दोस्तों वो गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषा समुदाय पर आधारित है। और ये लोग रहते कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कुंगिंग गांव में रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह पुस्तक जो है दोस्तों नई दिल्ली के राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स के लिए केंद्र द्वारा लुप्त प्राय भाषाओं में प्रकाशित हुई है। CFEL क्षेत्र सर्वेक्षण 2016 के अनुसार जो तांगम समुदाय की कुल आबादी है वो केवल 253 है और केवल एक ही गांव में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो समुदाय है इसको लेकर के भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। वो कहाँ पर रहते हैं? ऊपरी सियांग जिले के कुंगिंग गांव में स्थित है। तो जो पुस्तक लिखा गया है कौन लिखा और किसके लिए लिखा गया, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब अरुणाचल प्रदेश देखें तो जो गवर्नर हैं BD मिश्रा, चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों पेमा खांडू, लेजिस्लेचर में वहाँ कुल 60 सीटें हैं। पार्लियामेंट में देखें दोस्तों तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं, लोकसभा में वहाँ की 2 सीटें हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। ईटानगर में इसकी एक बेंच है जिसके अंतर्गत काम करती है। अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब बनी? तो 21 जून 1972 को। और इसे स्टेट का दर्जा कब मिला दोस्तों? तो 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से एडिशनल जानकारियां हैं जो याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश देख रहे होंगे दोस्तों, जितने ये कलरफुल आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और CM पेमा खांडू अभी आपको सब बताया ही गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि किस वन को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा दोस्तों? तो वो किया जाएगा पोबा को, ठीक है। तो ये कहाँ है? असम में है दोस्तों। तो असम के पोबा आरक्षित वन को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में उन्नत किया जाएगा। यह निर्णय जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है। पोबा आरक्षित वन 10,522 हेक्टेयर के क्षेत्र में है और 1924 में इस बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों के घर के रूप में इसे घोषित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो असम की बात करें दोस्तों तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। लिटरेसी वहाँ की 72.19% है और जो टोटल पॉपुलेशन है असम की वो 3.09 करोड़ है। सेक्स रेशियो वहाँ दोस्तों 958 है। और गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। लेजिस्लेचर देखें दोस्तों तो वहाँ कुल 126 सीटें हैं। और अगर लोकसभा की बात करें तो 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। हाई कोर्ट कौन है? तो वहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में ये आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैप पर देख लीजिए, ये है दोस्तों असम, ठीक है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, जो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर हमारा, भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद ब्रिज किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा दोस्तों KRCL द्वारा, ठीक है। KRCL द्वारा भारत का पहला केबल रेल पुल। तो ये पहला केबल रेल पुल है दोस्तों, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। नाम क्या है? अंजी खाद पुल। कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा।
इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का एक भाग है दोस्तों। USBRL परियोजना में चेनाब नदी पुल का निर्माण भी इसी में शामिल किया गया है। चेनाब ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक पॉइंट यहाँ पर और मिल गया है। ठीक है, तो केबल रेल पुल भारत का पहला होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या होगा? अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जम्मू और कश्मीर से जोड़ेगा। ये भी एक क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी एक आपका क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, किस नदी पर निर्माण किया जा रहा है? तो चेनाब नदी पर, और यह जब बन जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज होगा। ये भी आपका क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन से मिल रहे हैं आपको, जो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेलापुर, नवी मुंबई। जो इसके फाउंडर हैं दोस्तों वो E श्रीधरन, और इसकी जो स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1990 को। पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडियन रेलवे ही है दोस्तों। सब्सिडियरी है ये करवार रेलवे डिवीजन। ठीक है, एरिया जो है इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको जानना है। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है दोस्तों हरसिमरत कौर बादल ने। ठीक है, डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। भारत मेगा फूड पार्कों और कृषि निर्यात क्षेत्रों में निवेश करेगा। भारत अब इन पार्कों को औद्योगिक संपदा से जोड़ने के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से इस उद्योग में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देगी। तो ये आजकल बहुत फेमस है दोस्तों, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलिए अब जो पिछला प्रश्न दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था वो ये था कि हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के फुदौटी जिले में 700 मेगावाट आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो वो किसके साथ किए गए हैं दोस्तों? चीन के साथ में। ठीक है, चलिए तो ये झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत POK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है दोस्तों। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक भी है। ठीक है, तो ये रही इंफॉर्मेशन। चीन की बात करें दोस्तों तो जो पॉपुलेशन है 139.27 करोड़ है, और कैपिटल जो है दोस्तों वो बीजिंग है। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। करेंसी क्या है दोस्तों? रेनमिनबी। ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वो ऑफिशियल जो स्क्रिप्ट है दोस्तों सिंप्लीफाइड चाइनीज है। ठीक है, चलिए ये आप चाइना देख लीजिए जो बॉर्डर बना है, और ये येलो कलर वाले पूरे ये क्या है दोस्तों? ये पूरा चाइना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा दोस्तों वो ये है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद किस देश ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता? तो कोरोना के बाद किस देश ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को देना है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, वो जो भी आंसर देते हैं बिल्कुल करेक्ट देते हैं दोस्तों। इसे देख करके खुशी होती है, लगता है कि आप लोग भी करंट अफेयर्स को लेकर के गंभीर हैं और अपने भविष्य को लेकर भी गंभीर हो दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए,
और ऐसे ही बने रहिए नित्य एग्ज़ाम फैमिली के साथ। जो भी बेटर से बेटर इसमें और कुछ चीज़ें की जा सकती हैं या कुछ और आपके सुझाव हों तो वो ज़रूर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।